24 जून 2025 की सुबह करीब 5 बजे गुजरात के बनासकांठा में दांतिया गांव के रहने वाले सेंधा भाई के घर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ये देखकर गांव वाले उस तरफ भागे तो पता चला कि सेंधा भाई की जवान बेटी चंद्रिका, जिसकी एज अभी केवल 18 साल ही थी, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। सारे गांव वाले रिश्तेदार इकट्ठा हुए और चंद्रिका को बड़े ही दुख के साथ उसका अंतिम संस्कार करके अपने अपने घर चले गए। पेशे से सरपंच रह चुके सेंधा भाई पटेल को अपनी जवान बेटी का इस तरह छोड़ जाना बहुत दुखी कर रहा था। लेकिन जहां ये डेथ नॉर्मल लग रही थी, घर वालों का रोना धोना जितना नॉर्मल लग रहा था। 17 जून 2025 का चंद्रिका का इंस्टाग्राम पर किए हुए इस एक मैसेज ने उनके पेरेंट्स के चेहरे से वो घिनौना नकाब हटा दिया, जिसका गाँव वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था। भला कोई पेरेंट्स अपनी ही औलाद के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखें। इसमें लास्ट में हमने कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है और इसका इम्पैक्ट इतना भयानक हो सकता है कि इसका हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। वेलकम बैक टू द शो। माय नेम इज़ राजवीर एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइंग केस ऑफ चंद्रिका चौधरी। गुजरात बनासकांठा के दांतिया गांव में रहने वाली चंद्रिका चौधरी की उम्र अभी 18 साल की ही थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो पालमपुर में एक हॉस्टल में अपने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अपने दिल में एक डॉक्टर या नर्स बनने का ख्वाब देख रही थी। मई 2025 में हुए उस नीट के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अब फाइनली आ चुका था और जब उसने रिज़ल्ट देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस बार उसने वो कर दिखाया था जो इस एरिया में बहुत कम लड़कियां ही कर पाती हैं। उसने नीट एग्ज़ाम में 478 मार्क स्कोर किए थे। ये नंबर छोटा नहीं था, मतलब अब उसे एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था। वो पालमपुर के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का प्लान था और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का जुनून सा हो गया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब घर वालों का रिएक्शन खुश होने की बजाय एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था। चंद्रिका के फादर सेंधाराम, जो उस गांव के सरपंच रह चुके थे, कुछ पुरानी सोच रखने वाले थे। वो चाहते थे कि चंद्रिका अब शादी के लायक हो चुकी है और अब पढ़ाई छोड़ दे और घर के काम सीख ले। इस बात का दबाव उस पर बार बार डालने लगे। एक नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर बनने का सपना तब टूट गया जब वो एडमिशन लेने पालमपुर के एक मेडिकल कॉलेज में गई तो फैमिली वालों ने उसके डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया और वो एडमिशन कैंसिल हो गया। जब कोई बच्चा आगे निकलना चाहता है या इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करने लगता है तो घर वालों के कान में जहर घोलने पड़ोसी या रिश्ते नातेदार जरूर आते हैं, और यही हुआ। चंद्रिका के अंकल जयराम ने भी फादर सेंधा को यही सलाह दी, पढ़ाई में टाइम बर्बाद मत कराओ, घर के काम सिखा दो, और फिर चंद्रिका को घर बुला लिया। अब चंद्रिका का ज़्यादातर समय घर के चूल्हे चौकों में निकलने लगा, कुकिंग, क्लीनिंग और रूटीन का काम। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में डॉक्टर बनने का सपना और आगे बढ़ने का जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसके लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक जॉब नहीं था, वो उस गरीबी से निकलने का रास्ता था जिस गरीबी को वो बचपन से जीती आ रही थी। लेकिन घर के लोगों के लिए लड़की का हॉस्टल में रहना, पढ़ाई के लिए सिटी जाना या किसी से मोबाइल पर बात करना सब एक रिस्क लगने लगा था, और घर वालों की इसी सोच की वजह से चंद्रिका के सपने धीरे धीरे टूटने लगे। होप थी, लेकिन उस होप के आसपास रेस्ट्रिक्शंस का दायरा इतना बढ़ने लगा कि जिसमें सारे सपने जो उसने हॉस्टल में नीट रिजल्ट आने पर देखे थे वो फैमिली और समाज के प्रेशर में टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। और यहाँ से उसकी लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट होता है। चंद्रिका की डेथ के कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंटल मुलाकात ने उसकी ज़िंदगी का डायरेक्शन पूरा ही बदल दिया। चंद्रिका उस वक्त पालनपुर में हॉस्टल स्टे करती थी। नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 21 फरवरी 2025 को वो अपने गांव से छुट्टियां बिताकर थाराड़ बस स्टैंड पर पालनपुर के लिए बस का वेट कर रही थी। किसी ने बताया कि पालनपुर तक जाने वाली बस पहले ही निकल चुकी है, तो चंद्रिका परेशान हो गई। उसका परेशान चेहरा देखकर एक बाइक उसके पास रुकती है और उसने चंद्रिका की परेशानी का कारण पूछा।
तो उसने बस छूट जाने की बात कही। वहीं उस व्यक्ति ने उसे पालनपुर हॉस्टल तक छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था। लड़का अनजान था, लेकिन उसके बोलने का ढंग और चेहरे के हाव भाव की ऑनेस्टी देखकर चंद्रिका ने उस पर ट्रस्ट किया और वो पालनपुर हॉस्टल के लिए रवाना हो गई। रास्ता अभी कुछ किलोमीटर्स का था। बाइक पर ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम हरेश चौधरी बताया। वो उसी कास्ट का था जिससे चंद्रिका बिलोंग करती थी। हरेश ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसका उसकी वाइफ के साथ अनबन चल रही है और वो अब अलग ही रहता है। हरेश की इस ऑनेस्टी को देखकर चंद्रिका का ट्रस्ट हरेश पर बढ़ता चला गया और उसी दौरान नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों में अक्सर मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल गई और दोनों साथ जीने मरने का वादा एक दूसरे से कर चुके थे। यह बात अब चंद्रिका के घर वालों को भी पता चल चुकी थी कि दोनों में अक्सर बातचीत होती रहती है। अब चंद्रिका के लिए लाइफ नॉर्मल नहीं रही। अब उसकी ज़िंदगी में वो होने वाला था जिसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इत्तेफाक से हुई ये मुलाकात अब उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। जब चंद्रिका के घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने चंद्रिका को घर बुला लिया। जिस कॉलेज में एडमिशन होना था उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए, जिससे एडमिशन रिजेक्ट हो गया। उसका फ़ोन छीन लिया गया और उसका अपने ही घर में टॉर्चर का दौर शुरू हो चुका था और ये सब हुआ था उसके अंकल जयराम की सजेशन पर। उसने कहा था कि चंद्रिका अब शादी के लायक हो चुकी है, अब उसकी पढ़ाई छुड़वा कर घर के काम में लगाना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि लड़की अकेली बाहर जाती है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। बस इसी रूढ़िवादी और पिछड़ी हुई सोच का ही नतीजा था कि चंद्रिका अब घर में कैद हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उसकी शादी की बात चली एक दूसरे गांव में रहने वाले लड़के से। चंद्रिका के घर वाले चाहते थे कि वो उस लड़के से शादी करके हरेश को भुला देगी, लेकिन चंद्रिका हरेश के साथ अब इमोशनली अटैच हो चुकी थी और वो उसे अब छोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। अब फैमिली के लिए भी इन दोनों का रिलेशनशिप उनके ईगो को चोट पहुंचा रहा था। चंद्रिका के फादर अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त थे और ऊपर से उनके नाते रिश्तेदार आग में घी डालने का काम कर रहे थे। इसलिए रोज रोज के टॉर्चर से तंग आकर चंद्रिका और हरेश ने अब वो कदम उठाया जिससे उनकी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला था। 4 जून 2025 को चंद्रिका घर से निकल के हरेश के साथ अहमदाबाद चली गई। 5 जून को दोनों ने अहमदाबाद के मिर्ज़ापुर कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट साइन किया, मतलब ऑफिशियली एक साथ रहने का डिसीजन रिकॉर्ड हो गया। इस एग्रीमेंट के तहत वो अब लीगली कानूनी रूप से लिव इन में हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं, क्योंकि दोनों अब बालिग थे। एग्रीमेंट के बाद दोनों ने अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल किया। फ़ोन लोकेशन ट्रेसिंग में उनका रूट अहमदाबाद से लेकर उदयपुर, उज्जैन, ग्वालियर, जयपुर तक दिखाई दिया। ये सारी जगह पुलिस के रिकॉर्ड में मेंशन की गई। ट्रैवल के बाद वो फाइनली राजस्थान के बालासोर में एक रिजॉर्ट में रुक गए, ये सोचकर कि कुछ दिन यहाँ इसी शहर में रहकर वो अपनी फैमिली को मना लेंगे और सब ठीक कर देंगे। कहा जाता है कि यही वो लास्ट लोकेशन थी जहाँ पुलिस ने उन्हें ट्रैक किया। 12 जून 2025 की रात 10 बजे तक धाराड़ और देवधर पुलिस टीम साथ में चंद्रिका के भाई हीरा उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। दोनों को रिजॉर्ट के एक रूम से पकड़ा गया। उनके फ़ोन्स तुरंत सीज कर लिए गए और अलग अलग गाड़ी में बिठाकर गुजरात वापस लाया गया। अब पुलिस ने हरेश के अगेंस्ट कोई नया केस फाइल नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ एक पुराने प्रोहिबिशन एक्ट के केस को एक्टिवेट करके उनको अरेस्ट कर लिया। यानी एक पुराना केस यूज़ किया गया उसे जेल में डालने के लिए, क्योंकि नया केस वो रजिस्टर कर नहीं सकते थे, बिकॉज उन्होंने पहले ही कोर्ट से लीगल लिव इन एग्रीमेंट पर साइन कर चुके थे। ये टाइमिंग क्लियर दिखाता है कि एक्शन ज़्यादातर परिवार और सामाजिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। हरेश को जेल भेज दिया गया और दूसरी तरफ चंद्रिका को घर वापस छोड़ दिया गया। यहाँ से एक और चीज़ समझ आती है, सिस्टम ने इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दिया। अगर चाहते तो लड़की को न्यूट्रल कस्टडी, काउंसलिंग या सेफ स्पेस दिया जा सकता था, लेकिन उसे सीधा परिवार के हवाले कर दिया गया, जहां उसे जान का भी खतरा हो सकता था। ये दिखाता है कि एक समाज और एक फैमिली के प्रेशर में पुलिस भी अंधी हो चुकी थी। ये उनके नेग्लिजेंस का एक एग्जाम्पल था। घर लौटने के बाद चंद्रिका के पास डिसीजन लेने का फ्रीडम नहीं रहा।
उनका फोन वापस नहीं मिला और उनकी मूवमेंट भी कंट्रोल में आ गई। अब हरेश जेल में था और चंद्रिका अपने ही घर में बंदी की तरह रह रही थी। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि चंद्रिका की ना वो अब आज़ादी बची ना हरेश की। यही वो फेज था जहां से पूरे केस का डायरेक्शन परमानेंटली चेंज हो गया। चंद्रिका की लाइफ अब सिर्फ एक फैमिली डिस्प्यूट नहीं रही, यह एक काउंटडाउन बन चुका था जहां हर अगला दिन उसके लिए या तो एक नया मौका हो सकता था या फिर एक परमानेंट साइलेंस। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस कारण नहीं था जिससे वो जबरदस्ती हरेश को जेल में रख सके। उसे अब पुराने केस से बेल पर रिहा कर दिया गया और उसका फ़ोन उसे वापस दे दिया गया। बाहर आने के बाद उसने अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम की आईडी चेक करी तो वो शॉक हो गया। 21 जून 2025 चंद्रिका ने 17 जून 2025 को इंस्टाग्राम पर 2 मैसेज कर रखे थे। हालांकि उस समय हरेश जेल में था तो मैसेज देख नहीं पाया था। मैसेज में चंद्रिका ने क्लियरली लिखा था कि उसके घर वाले कहीं और उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं और अगर उसने ना बोला तो वो उसे जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूंगी, मुझे यहाँ से ले जा। मतलब चंद्रिका को कहीं ना कहीं अब अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। अब हरेश ने इस मैसेज को लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया था जिसमें उन्होंने अपील की थी कि चंद्रिका को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कराया जाए। कोर्ट ने मैटर लिस्ट कर दिया। मतलब फैमिली पर अब एक कोर्ट के ऑर्डर से जांच का रिस्क मंडरा रहा था। अगर चंद्रिका कोर्ट तक पहुंचती और ओपनली स्टेटमेंट देती कि वो अपनी मर्जी से हरेश के साथ रहना चाहती हैं तो फैमिली अपना पूरा कंट्रोल चंद्रिका से खो सकती थी। अब हरेश की पिटीशन के बेस पर चंद्रिका की फैमिली को चंद्रिका को लेकर कोर्ट के सामने हाजिर होने का अल्टीमेटम दे दिया गया। अब अगले महीने की तारीख 27 जून 2025 को चंद्रिका की फैमिली वाले हाई कोर्ट में पेश हुए। अब वहां जो उन्होंने कोर्ट को बताया उसने हरेश के होश उड़ा दिए। चंद्रिका के फादर सेंधा भाई पटेल ने कहा कि चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने प्रूफ के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया जिसमें साफ साफ लिखा था कि चंद्रिका की डेथ हार्ट अटैक से हुई है और डेथ थी 25 जून 2025। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक की और पिटीशन को डिस्पोज कर दिया क्योंकि चंद्रिका को प्रेजेंट करना अब पॉसिबल नहीं था। यह सब सुनते ही हरेश अंदर से बिल्कुल टूट गया। उसके लिए यह मान पाना मुश्किल था कि चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं है। उसने बाद में चंद्रिका के गांव जाके लोगों से बात की और जब उसे कुछ सस्पिशियस लगा तब उसने 31 जुलाई 2025 को चंद्रिका की फैमिली के खिलाफ मर्डर का कंप्लेंट फाइल किया। अब अगले महीने 1 अगस्त 2025 को एसपी अक्षय राज मकवाना ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए और केस एसपी सुमन को सौंपा गया। ये केस इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से बहुत मुश्किल था। ना सीसीटीवी फुटेज था, ना फोन लोकेशन का कोई सॉलिड क्लू और ना ही कोई कॉल डिटेल। पुलिस ने चंद्रिका के पिता सेंधा भाई, चाचा शिवराम और कजिन नारायण से क्वेश्चनिंग शुरू की। स्टेटमेंट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस मिले जिससे पुलिस को शक हुआ। हरेश ने पुलिस को चंद्रिका का एक इंस्टाग्राम मैसेज दिखाया जिसमें चंद्रिका ने लिखा था, मुझे बचा लो, मुझे घर वापस नहीं जाना। ये मैसेज चंद्रिका ने 12 जून 2025 को भेजा था जब पुलिस ने उसे बालासोर रिजॉर्ट से फोर्सिबली घर भेज दिया था। और एक मैसेज जो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट था 17 जून 2025 का जब हरेश जेल में था। चंद्रिका ने लिखा कि ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, अगर मना किया तो जान से मार देंगे। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था और पुलिस ने अब तीनों पर सख्ती से इंटरोगेशन किया। तब शिवराम और नारंग का सब्र टूट गया। उन्होंने कन्फेस किया कि चंद्रिका के घर से भागने और हरेश के साथ रिलेशनशिप को लेकर घर में बहुत टेंशन थी। सेंधा भाई को सोसाइटी के तानों का डर था और उन्होंने चंद्रिका को घर में बंद करके उसकी पढ़ाई और बाहर निकलना बंद कर दिया। जब चंद्रिका को बहुत समझाने के बाद भी चंद्रिका नहीं मानी तो उसे आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। चंद्रिका बार बार यही कहती रही कि मुझे घर में नहीं रहना, मुझे हरेश के साथ रहना है, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। घर में माहौल तनावपूर्ण था। सेंधा भाई को लगता था कि चंद्रिका ने उनका भरोसा तोड़ा है, एक लड़के के साथ भागकर अपनी मर्जी से शादी करने की कोशिश करके। उस 24 जून की रात घर में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। चंद्रिका ने अपने सपने और अपनी चॉइस के लिए स्टैंड लिया पर घरवालों ने इसे इज्जत का सवाल बना लिया। शिवराम और नारायण ने चंद्रिका को कमरे में बंद कर दिया। सेंधा भाई ने उसे धमकाया, तुझे डॉक्टर नहीं बनना, तुझे हमारी इज्जत बचानी है। चंद्रिका रो रही थी
गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। माहौल थोड़ा ठंडा होने पर चंद्रिका को दूध की ग्लास में कुछ स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां दी गई। जब चंद्रिका गहरी नींद में सो गई तो रात करीब 11 बजे सेंधा भाई पटेल, शिवराम पटेल और नारायण पटेल जो कजिन था वो कमरे में घुसे और सोती हुई चंद्रिका का गला दबाने लगे। वो रोई, तड़पी, लेकिन उस हैवान बाप के सर एक शैतान सवार हो चुका था जो मार कर ही दम लेता। और यही हुआ। चंद्रिका का गला घोंटकर उसे मार दिया। इतने में भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। वो कंफर्म होना चाहते थे कि चंद्रिका मर चुकी है या नहीं। तीनों ने मिलकर उसके गले में रस्सी बांधी और उसे उसके कमरे में ही लटका दिया ताकि सुबह होने पर गांव वालों को सुसाइड बोलकर गुमराह कर सके, और फिर वापस कमरे में ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात भर चंद्रिका इसी कंडीशन में अपने कमरे में पड़ी रही। सुबह करीब 5 बजे वो उठे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सुसाइड को जस्टिफाई करना मुश्किल होगा, बदनामी होगी और उंगली फैमिली की तरफ ही उठेगी। तो ये सोचकर उसे नीचे उतारा और फिर उन्होंने गांव वालों और रिश्तेदारों को बताया कि चंद्रिका को नींद में ही हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो चुकी है। गांव वालों को भी इसका किसी पर शक नहीं हुआ और चंद्रिका का अंतिम संस्कार सेंधा भाई ने अपने हाथों से ही करके घर आ गए। तीनों के कन्फेशन के बाद शिवराम पटेल और नारायण पटेल, इन दोनों को अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक में अरेस्ट किया गया। सेंधा भाई पटेल कहीं भाग गया और 48 दिनों तक पुलिस की पकड़ से दूर रहा और फाइनली 24 सितंबर 2025 को थाराड़ पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। तीनों पर आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एविडेंस डिस्ट्रक्शन और प्रोहिबिशन एक्ट के चार्जेस लगे। अभी तीनों पुलिस की कस्टडी में है और केस चल रहा है। लेकिन इस केस में पुलिस का रिएक्शन बहुत शॉकिंग था। 12 जून 2025 को पुलिस ने चंद्रिका और हरेश को बालासोर के एक रिजॉर्ट से पिक किया। कोई वारंट नहीं था, फिर भी उनके फोन सीज किए गए और उन्हें फोर्सफुली अलग किया गया। चंद्रिका पुलिस से बार बार यही कह रही थी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे हरेश के साथ रहना है, बट पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। पुलिस ने चंद्रिका को उस घर में वापस भेज दिया जहां से वो अपनी मर्जी से निकली थी। नो फीमेल ऑफिसर, नो काउंसलर, नो लीगल प्रोटेक्शन, ये जानते हुए भी कि उसे वहां खतरा हो सकता है। दूसरा, चंद्रिका और हरेश ने मिर्जापुर कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट फाइल किया था और पुलिस के पास वो डॉक्यूमेंट भी था, पर फिर भी उन्होंने उसे इग्नोर किया। और तीसरा, 25 जून को चंद्रिका की डेथ रिपोर्ट हुई और डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया, पर उसे कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और ना ही कोई इंक्वायरी हुई। ऊपर से सेंधा भाई ने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके झूठे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करवा लिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको लेकर पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है, जबकि पुलिस की जांच और रिएक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए था। पुलिस पर सेंधा भाई के सरपंच होने का इन्फ्लुएंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब माँ बाप अपने ईगो को परवरिश का नाम दे देते हैं, तब बच्चों की खुशी, उनकी आइडेंटिटी और उनका फ्यूचर सब कुछ खत्म हो जाता है। चंद्रिका ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी जिंदगी अपने टर्म पर जीनी चाहिए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज की इस सड़ी हुई मानसिकता की वजह से केवल एक चंद्रिका ही नहीं बल्कि इस देश में कई चंद्रिकाएं, कई हमारी बेटियां चुपचाप पिसती चली जाती है, घुटती चली जाती है और आखिर में उनका फ्यूचर, उनका इंडिपेंडेंस होने का साहस और उनका आत्मसम्मान सबका ये समाज गला घोंट देता है। जब चंद्रिका को माँ बाप की सख्त जरूरत थी उसके इमोशंस को संभालने के लिए, तब उन्होंने उसका फ्यूचर, उसकी जिंदगी सब कुछ छीन लिया और बंद कर दिया उस काल कोठरी में जहाँ से चंद्रिका अब कभी वापस नहीं आएगी। अगर एक लड़की का सपना उसके घर के लिए शर्म बन जाता है तो इस समाज को अपने स्टैंडर्ड्स दोबारा लिखने की जरूरत है। चंद्रिका चली गई पर उसकी कहानी एक सवाल छोड़ गई कि क्या हमारी बेटियों की जिंदगी समाज डिसाइड करेगा या वो खुद। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जहां पेरेंट्स अक्सर गलती करते हैं। बच्चों की ये टीन एज काफ़ी सेंसिटिव होती है। इस एज में वो कई गलतियां भी कर बैठते हैं जिससे उनकी आने वाली ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। इस एज में उन्हें लगता है कि कोई उसकी केयर करने वाला हो, कोई उनके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हो। अगर उन्हें पेरेंट्स से प्यार और केयर दोनों मिले और पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा हो जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके, तो हमारे बच्चे ऐसा कदम कभी उठाएंगे ही नहीं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे,
इस मानसिकता से ऊपर उठकर अपने बच्चों को पास बिठाकर पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, तो शायद हमारी बेटियां बच जाएं। अगर आप ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं और यहाँ तक आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख चुके हो, तो प्लीज़ इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुँच सके। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी केस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में भी लिखना ना भूलें। आपके प्यार के लिए थैंक यू। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले केस में।